अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के। तो हमारे पास की पॉइंट्स क्या हैं देखिएगा। एक जो इसका फर्स्ट की पॉइंट है वो तो हम लोग कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिशर आइडियल इंडेक्स इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पार्शीज इंडेक्स। क्लियर है जी। कल हमने उसके साथ क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब आते सेकंड की पॉइंट की तरफ। तो सेकंड की पॉइंट हमारे पास क्या है, द डिनोमिनेटर इन द लेस्पियर प्राइस इंडेक्स या लेस्पियर इंडेक्स डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है जी। द डिनोमिनेटर इन द लेस्पियर प्राइस इंडेक्स डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर बच्चों कंप्यूट करें तो उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्केच बनाता हूँ। ठीक है जी। ये सेकंड की पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा की पॉइंट क्योंकि मैं रीड करता चला जा रहा हूँ साथ साथ। इनके साथ जो एग्जांपल्स अटैच होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जांपल क्या है देखिएगा, समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक डाटा लेता हूँ। बेटे ये हमारे पास आइटम्स कह लें या कमोडिटीज़ कह लें, तो ये है जी ए, बी और सी। अब यहाँ पे क्या है जी, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर है और हमारे पास 2 करंट ईयर्स हैं। ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बेस ईयर प्राइस, तो ये आ गई पी नॉट, फर्स्ट करंट ईयर प्राइस तो P1, सेकंड करंट ईयर प्राइस तो P2। बेस ईयर क्वांटिटी Q नॉट, फर्स्ट करंट ईयर क्वांटिटी Q1, सेकंड करंट ईयर क्वांटिटी Q2। ओके। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करते हैं। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करेंगे तो फार्मूला आएगा समीशन P1 Q नॉट ओवर समीशन P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें कौन सा करंट ईयर यूज़ हो रहा है, फर्स्ट करंट ईयर, राइट। अगर आप सेकंड करंट ईयर के लिए जो है वो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करते हैं तो P नॉट टू समीशन P2 Q नॉट ओवर समीशन P नॉट Q नॉट। क्योंकि ये बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है इसलिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, एक में P1 है और एक में P2 है, एक में फर्स्ट करंट ईयर और एक में सेकंड करंट ईयर है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का चेंज नहीं हो रहा। तो आपने ये याद रखना है, द डिनोमिनेटर इन द लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके सामने है, तो ये देखें बेटे, यहाँ पे भी वही डिनोमिनेटर है और यहाँ पे भी वही डिनोमिनेटर है। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं। इसके साथ ही हम लोग पार्शियस के लिए भी ये वाला काम करते हैं। तो पार्शियस के लिए क्या है, डिनोमिनेटर इन द पार्शियस इन प्राइस इंडेक्स हैज़ टू बी रीकैलकुलेटेड एवरी ईयर टू टेक अकाउंट द मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी कंज्यूम्ड। यही लिखा हुआ है, समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P नॉट Q1। क्योंकि ये करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है तो इसमें जो वेट्स असाइन किए जाते हैं वो करंट ईयर के होते हैं। अगर मैंने ये
पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर लिखा है तो इसमें करंट ईयर क्वांटिटी एज अ वेट यूज़ की जा रही है। वापस इसको स्टडी करते हैं, क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर इन द पाशीज प्राइस इंडेक्स हैज़ टू बी रीकैलकुलेटेड टू टेक अकाउंट द मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी कंज्यूम्ड। मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी, अगर आप फर्स्ट करंट ईयर के लिए बात कर रहे हैं तो फर्स्ट करंट ईयर की क्वांटिटी ही जो है वो आपके पास एज अ वेट यूज़ होगी। अगर आप सेकंड करंट ईयर की बात कर रहे हैं P02 तो बेटे यहाँ पे देखिएगा सेकंड करंट ईयर की क्वांटिटी ही एज अ वेट यूज होगी। समझ आ रही? अब यहाँ पे क्या है जी, गौर कीजिएगा, इसमें तो था डिनोमिनेटर सेम फिक्स्ड, चेंज नहीं होता, लेकिन बेटे यहाँ पे ईयर टू ईयर डिनोमिनेटर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी कंज्यूम्ड है जी। यहाँ पे देखें जी, ये अगर ये फर्स्ट करंट ईयर के लिए बात करें तो फर्स्ट करंट ईयर की क्वांटिटी एज अ वेट है। अगर सेकंड करंट ईयर के लिए पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूट कर रहे हैं तो सेकंड करंट ईयर की क्वांटिटी एज अ वेट यूज़ की जा रही। मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी, मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी यानी कि जिस करंट ईयर पे हम लोग खड़े हैं जी उसी की हम लोग क्या कर रहे हैं जी, क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई इशू तो नहीं है? तो यहाँ पे देखें जी, ये दोनों बातें याद रहेंगी। अगर आपने सिंपल सी वर्डिंग में याद रखना है तो ये याद रख लें कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का डिनोमिनेटर फिक्स रहता है और पाशीज का जो है ना वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। ओके जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं जी। अब इससे आगे बढ़ते तो हमारे पास एक की पॉइंट आता है जो कि थर्ड की पॉइंट है। ये देखें जी, थर्ड की पॉइंट है, और थर्ड की पॉइंट क्या है जी, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू ओवरस्टेट इन्फ्लेशन। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताता है, ओवरस्टेट कर देता है। और इसी के साथ साथ एक और जो है वो हमारे पास की पॉइंट है कि पाशीज प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू अंडरस्टेट इन्फ्लेशन। पाशीज जो है वो इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करता है, ज़रा दबा के बताता है, यानी कि बड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता। क्लियर है जी? अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे पहले जो इसके नीचे लिखे हुए 2 की पॉइंट्स और है ना जी, वो इन्हीं से रिलेटेड है। जो लेस्पियर वाला है वो इस की पॉइंट से रिलेटेड है, की पॉइंट नंबर 3 से, और जो पाशीज वाला है वो की पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड है। यानी कि 3 और 5 सेम है, 4 और 6 सेम है, यानी कि वो उनकी एक्सप्लेनेशन है। 3 की एक्सप्लेनेशन 5 में और 4 की एक्सप्लेनेशन 6 में पड़ी हुई है। अब देखिएगा ज़रा एक दफ़ा इनको रीड कर लेते हैं। द लेस्पियर इंडेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटिटी बोट इन द बेस ईयर फेल्स टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट पीपल विल बाय लेस ऑफ दोज आइटम विच हैव राइजन इन प्राइस मोर देन द अदर्स। अब यहाँ पे देखें जी कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो क्योंकि इसमें बेस ईयर क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है एज अ वेट, इसलिए लेस्पियर इंडेक्स नंबर जो है वो इस हकीकत को बताने में नाकाम हो जाता है कि लोग जो है ना वो इन्फ्लेशन की वजह से सस्ती चीज़ों की तरफ उनका रुझान हो जाता है और जो महंगी चीज़ें होती हैं उनको वो कम परचेज करते हैं। ये क्यों, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग एक की पॉइंट और रीड कर लेते हैं जो कि पाशीज से रिलेटेड है, और वो क्या है जी, द पाशीज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी परचेज्ड। पाशीज इंडेक्स में क्या होता है, पाशीज प्राइस इंडेक्स में, कि यहाँ पे मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी कंज्यूम की जाती हैं, इसलिए दिस मीन्स दैट इट हैज़ अ फोकस विच इज़ बाइज्ड टू द चीपर आइटम्स bought by the consumer as a result of inflation। इसलिए जो पाशीज का जो फोकस होता है ना वो इन्फ्लेशन के टाइम पे पाशीज हमें क्या करता है जी, कन्वर्ट कर देता है महंगी चीज़ों को छोड़ के सस्ती चीज़ों की तरफ लाने में। ठीक है जी, हमारा फोकस किस तरफ कर देता है कि हम लोग महंगी चीज़ों को छोड़ दें और सस्ती चीज़ों की तरफ आ जाएं। जैसे कि मैं इस की पॉइंट की एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि बेटे अगर आप बाज़ार में चावल लेने जाएं तो आप किसी भी शॉप पे जाएं ना जी, तो चावल की 4-5 वैरायटीज़ एटलीस्ट पड़ी होती हैं। ये जी 300 रुपीज़ पर केजी है,
ये 350 रुपीज़ पर केजी है, वो 450 रुपीज़ पर केजी है, और एक 500 की भी जो है ना जी वो सैला चावल वाली क्वालिटी होती है, तो वो कहते हैं जी कि ये इतने रुपए का 1 केजी है। अब आप क्या करते हैं जी, अब आप पूछते हैं जी 300 और 350 में क्या चेंज है, ठीक है जी, 300 और 350 में। वो कहता है जी ये जो है ना जी चावल, ये जो 350 वाला ये डबल पॉलिश चावल है, मशीन से ज़रा फाइन क्वालिटी से निकला हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है जी, वो दोनों को ना घर जाके केजी ले जाता है दोनों के, और दोनों को घर जाके पकाता है, ठीक है जी। उसको दोनों पकाने में सेम आ गए। अब क्या है जी, 1 केजी के पीछे 50 रुपीज़ उसको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, वो 350 वाले छोड़ के 300 वाले परचेज़ करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको इन्फ्लेशन ज़्यादा नज़र आ रही है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, करंट ईयर क्वांटिटी की। करंट ईयर क्वांटिटी उसी साल की, वो एक क्वांटिटी की बात कर रहा है ना, 1 केजी उसका और 1 केजी उसका, मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी है, मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी है। अब इसमें इसको रियलिटी मिल गई। अब इसने क्या किया जी, जिसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन है उसको छोड़ दिया, और जिसमें कम इन्फ्लेशन है उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको पिक किया, उसको उसने परचेज कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये किसने बताया, ये पाशीज ने बताया। किसने बताया बेटे, पाशीज, क्योंकि पाशीज कौन सी क्वांटिटी को एज अ वेट यूज कर रहा है, करंट ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज कर रहा है, जबकि लेस्पियर क्या करता है, बेस ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज करता है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, ये देखिएगा जी, यहां पे मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, एक है जी डॉलर का और एक है पियानो का, ठीक है जी। हम लोग ये कहते हैं कि डॉलर के मार्कर की प्राइस जो है वो 2023 में 30 रुपीज़ थी, और ये पियानो के मार्कर की प्राइस जो है वो 35 रुपीज़ थी। कब, 2023 में, राइट। अब ज़रा देखिएगा कि जब हम लोग बेस ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ करते हैं तो फिर हम लोग इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को बताने में नाकाम हो जाते हैं। हम लोगों के माइंड को जो है वो उन चीज़ों की तरफ कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनकी प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन ये काम कौन करता है, पाशीज कर जाता है। पाशीज लोगों के माइंड को सस्ती चीज़ों की तरफ कन्वर्ट कर देता है इन्फ्लेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि वो मोस्ट रीसेंट क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये देखें जी, इनकी प्राइस क्या है जी 2023 की। अब ये मार्कर जब मैंने 2023 में परचेज़ किया तो इसकी प्राइस थी 30 रुपीज़, और जब ये मार्कर मैंने 2023 में परचेज़ किया तो इसकी प्राइस क्या थी जी 35 रुपीज़, ठीक है जी। अब ज़रा देखें, जैसे ये 2024 में आए ना तो ये मार्कर चलता था 5 दिन, ये मार्कर भी चलता था 5 दिन, ठीक है, दोनों मार्कर 5-5 दिन चलते थे। डॉलर वालों ने क्या किया जी, अपने इस पेन की, इस मार्कर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, डबल इम्प्रूव। ये पेन अब 10 दिन चलता है मार्कर, ये मार्कर अब 10 दिन चलता है, और ये मार्कर अभी भी 5 दिन चलता है। अब देखें जी, इसकी क्वालिटी क्या होगी, डबल इम्प्रूव हो गई। डॉलर ने क्या किया, डॉलर ने इसकी प्राइस कर दी 50 रुपीज़, और पियानो ने इसकी प्राइस को इंक्रीज करके क्या कर दिया जी 40 रुपीज़ कर दिया। अब देखें, पियानो ने सिर्फ 5 रुपीज़ इंक्रीज किए हैं, लेकिन डॉलर ने क्या किए, 20 रुपीज़ इंक्रीज किए हैं। जब हम इसकी बेस ईयर की क्वांटिटी को लेंगे कि 2023 में ये एक मार्कर जो है वो कितने रुपए में है, 30 रुपीज़ में, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नज़र आ रही होगी, 20 रुपीज़ की इन्फ्लेशन, ठीक है। प्राइस तो करंट ईयर है, लेकिन क्वांटिटी कौन सी है, बेस ईयर। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है, इसकी क्वालिटी डबल इम्प्रूव हो चुकी है, समझ आ रही। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही मार्कर 2023 में परचेज किया था, ऐसा ही मार्कर 2024 में है, तो अब ये देखें जी, अगर 2023 की क्वांटिटी को लेते हैं, 2023 की क्वांटिटी को, तो बेटे इसमें इन्फ्लेशन 20 रुपीज़ की नज़र आ रही है, समझ आ रही बात की। और अगर 2023 के हिसाब से इसको देखते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन सिर्फ 5 रुपीज़ की नज़र आ रही है, जबकि अगर ये 10 डेज चल जाए तो ये तो 60 रुपीज़ के इक्वल है, ये तो 60 रुपीज़ के इक्वल हो गया। और अगर ये 5 डेज चलता है तो इसको 10 डेज करेंगे तो ये तो 80 का बनता है, क्योंकि 5 डेज चलने वाला मार्कर 40 का, और अगर 10 डेज चलता है 2 मार्कर यूज़ करने पड़ेंगे, ये तो 80 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन किस में दिखा रहा है, इस मार्कर में इन्फ्लेशन दिखाई जा रही है,
किस मार्कर में? इस मार्कर में इन्फ्लेशन दिखाई जा रही है। किस क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो 30 से बढ़ के 50 हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो बेस ईयर की क्वांटिटी को अपने माइंड में फिट करके बैठा, बेस ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज कर रहा है। हाँ जी, ये मार्कर तो 30 का मिलता था, करंट ईयर प्राइस के साथ बेस ईयर की क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बेटे उसको क्या लग रहा है जी, ये मार्कर तो 30 का मिलता था, इसमें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये रियलिटी बताने में लेस्पियर जो है वो नाकाम हो गया। लेकिन अगर मैं पाशिस की बात करूंगा तो पाशिस मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी की बात करेगा, कहेगा ना 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 ना, आज ये मार्कर 10 डेज चलता है, मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी है, डबल इम्प्रूव हो चुका है, तो पाशिस बताएगा कि इन्फ्लेशन इसमें नहीं है, इन्फ्लेशन इसमें कम है, आप जो है वो ये वाला मार्कर परचेज कर सकते हो। समझ आ रही बात की? अगर बेटे आपके पास 350 में एक चावल आ रहे हैं और एक 300 में आ रहे हैं, अगर 350 वाले चावल की क्वालिटी डबल इम्प्रूव है तो आपको वहाँ पे इन्फ्लेशन नज़र नहीं आएगी। समझ आ रही बात की? हाँ, अगर ये इनकी क्वालिटी अभी भी सेम होती, जो 2023 में थी क्वालिटी, वही 2024 में क्वालिटी होती, तो फिर भी हमें ये रियलिटी कौन बताता? पाशिस बताता, क्योंकि आज की इसकी एक मार्कर जो है वो 50 का और आज ये एक मार्कर जो है वो 40 का, तो पाशिस हमें बता देगा फिर इस मार्कर को छोड़ दो, क्योंकि क्वालिटी दोनों की सेम है, इसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसको गोली मारो, ये वाला मार्कर परचेज कर लो। मार्कर जो है आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखना ही है ना, तो आप इस मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पाशिस मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी को एज अ वेट यूज कर रहा है, जबकि लेस्पियर जो है वो बेस ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज कर रहा है। बेटे आपने ये की पॉइंट लाजमी याद करने हैं, ये की पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि एक एमसीक्यू आपको इनमें से लाजमी आना है, हर ग्रुप को आना है, हर एक स्टूडेंट को आना है। ठीक है जी, आपके पास इन 6 और 7 की पॉइंट्स, कितने 6 हैं जी? 7 है। ओके, अब देखें यहाँ पे ये 3 की पॉइंट्स हो गए, तो क्योंकि इन दोनों के साथ मैंने इकट्ठी एग्जांपल बता दी थी, एक लेस्पियर का था और एक पाशिस का था। ये आपके पास आ गया जी 4, 5, 6 और 7। 4 और 6 सेम थे, 5 और 7 सेम थे। ठीक है जी, ये ज़रा देख लीजिएगा, ये मैंने सिर्फ वापस लिखे नहीं है, क्योंकि मैंने सारे जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे लिखना था एज इट इज़ मैंने बुक पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा। क्लियर है जी? कोई इशू तो नहीं? पक्की बात है जी? अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जब आप ये सारे एमसीक्यू रीड करेंगे ना, जो कल मैंने आपको होमवर्क सेंड किया है, तो कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो आपको ना आता हो। कल मैंने क्या किया था, कंप्लीट टॉपिक का होमवर्क आपको सेंड कर दिया था, लेकिन टॉपिक में ये की पॉइंट्स अभी पेंडिंग थे। क्लियर है जी? आज जब आप देखेंगे तो आप 100% उसको कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जी भाईजान, कैसे क्वांटिटी तो चेंज हम कर भी नहीं रहे। हाँ बताएं ज़रा कैसे? ठीक है, क्वांटिटी तो सेम ही है, एक मार्कर, प्राइस के साथ इन्फ्लेशन देखनी, मार्कर तो अभी भी सेम है, एक मार्कर है, सिंगल मार्कर। ये मार्कर 2023 में 30 रुपीज़ का मिल रहा था, अब ये 2024 में 50 रुपीज़ का मिल रहा है। और एक मार्कर था जो 2023 में 35 रुपीज़ का मिल रहा था, 2024 में 40 रुपीज़ का मिल रहा है। पाशिस कहेगा दोनों की देखो एक एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो दोनों की क्वालिटी सेम है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये 50 का हो गया है, इसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये वाला 40 का है, इसको यूज़ कर लो। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी डबल इम्प्रूव हुई तो फिर बेटे इसके अंदर इन्फ्लेशन कम है। हाँ, तो फिर तो मैंने बता दिया कि फिर भी पाशिस ही बता रहा है ना, क्योंकि मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी कर रहा है ना। अब ये दोनों मार्कर किस में है? 2024 में। ये आज मैंने परचेज किए हैं, आज मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, चलें ऐसे ले लेते हैं। ये कितने का जी? ये है जी अब 50 का, और ये कितने का जी? ये है जी 40 का। लास्ट ईयर में ये कितने का था जी? ये 35 का था और ये 30 का था। इसका मतलब इन्होंने 20 रुपये बढ़ाए हैं। इसके अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इसके अंदर इन्फ्लेशन कम है।
तो बेटे कौन से वाला मार्कर यूज़ करेंगे, ये वाला मार्कर जिसके अंदर इन्फ्लेशन कम है। ये मोस्ट रिसेंट क्वांटिटी से ही पता चला, क्योंकि मैं आज ही इन दोनों की क्वांटिटी देख रहा हूँ, दोनों एक एक मार्कर ही हैं, ठीक है। क्वांटिटी से नहीं आ रहा इफेक्ट, आ रहा प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन का पता चलता है। समझ आ रही कि अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं तो इन्फ्लेशन आ रही है, प्राइसेस डिक्रीज कर रही हैं तो डिफ्लेशन आ रही है, ठीक है जी। अब देखें जी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट टॉपिक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। MCQ नंबर 16 करवा दूं। अच्छा चलें, आपकी कैलकुलेशन में इशू हो सकता है, वो बच्चे वेरीफाई कर रहे हैं कि सर ठीक आ गया, तो एक दफ़ा ज़रा सिर्फ वापस कैलकुलेट करके देख लीजिए। सिंपल लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं करनी। आपने ये दो कॉलम निकालने हैं, ये देख लें दो कॉलम आपके पास क्या है जी, एक आ जाएगा PNQ0 और एक आपके पास आ जाएगा P0Q0। आप ये दो कॉलम जब फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आ जाएगा समीशन PNQ0 और ये आ जाएगा समीशन P0Q0। फार्मूला लगा लीजिएगा, समीशन PNQ0 डिवाइडेड बाय समीशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। अब ये काम आपने करना है, ये इतना सिर्फ काम है लेस्पियर के लिए, 2 कॉलम्स आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। कहीं पे देखिएगा कैलकुलेशन में एरर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जब प्रैक्टिस आपकी बार बार करेंगे तो फिर ये चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी। अभी आपने स्टार्ट किया ना, पहले आपका बिल्कुल चेंज थी फील्ड, आप बायो के स्टूडेंट थे, मैथ के साथ आपका कोई लेना देना नहीं था। कैलकुलेटर जो है वो आप फिज़िक्स के टाइम पे थोड़ा बहुत यूज़ करते होंगे, लेकिन अब आपका जो आपने फील्ड चूज़ किया इसमें हर एक पेपर के अंदर मेजर रोल है जी किसका, कैलकुलेटर का, ठीक है जी। तो इसलिए आप जो है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा फाइन होते चले जाएंगे। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्यों यूज़ किया जाता है ये देखिएगा जी। ये पूरे एक पैसेज के अंदर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैं आपके सामने ये सारा पैसेज रीड करता हूँ, यहाँ पे सारा लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट परचेज्ड बाय अ टिपिकल अर्बन फैमिली एट अ पॉइंट इन टाइम एज कंपेयर टू द बेस ईयर। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंपल करूँ तो क्या है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर, ठीक है जी। कि अब वो क्या कर रहा है जी, अब वो एक कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट है। कंज्यूमर बास्केट क्या होती है, देखिए बच्चे, आप जो है वो डिफरेंट कमोडिटीज़, गुड्स और सर्विसेज उस बास्केट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आप ये एग, मिल्क, बटर, ब्रेड, ये सारी की सारी क्या हैं जी, गुड्स हैं, ठीक है। एक साल के अंदर जितनी आप परचेज़ कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी आप इनकी ले रहे हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन एक साल के अंदर आप जितनी एग्स परचेज़ कर रहे हैं, जितनी आप ब्रेड परचेज़ कर रहे हैं, जितना बटर परचेज़ कर रहे हैं, जितना मिल्क परचेज़ कर रहे हैं, ये सारी किस कैटेगरी में आ गई, गुड्स में। अब सर्विसेज में क्या चीज़ आती है, जैसे कि आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आपने राइस के अंदर PRC की फ़ी पे की है और उसके अगेंस्ट मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये रूम प्रोवाइड किया गया है जिसमें AC लगे हुए हैं, आपके लिए बैठना यहाँ पे ईजी है, ठीक है। समझ आ रही बात की। तो ये सारी किस कैटेगरी में आ रही हैं, सर्विसेज में, ठीक है। ये आपको किसके अगेंस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आपने फ़ी पे की है। इसी तरह से आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो गवर्नमेंट आपको फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है, गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन देती है। बच्चे अपने पाकिस्तान के हिसाब से ना सोचिएगा, लेकिन ये काम होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप भी इस वीडियो पे 20 रुपये दे के जहाँ मर्जी चले जाते हैं, तो अभी भी बात जो है वो किसी हद तक समझ आती है। ओके जी, तो अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। अभी सिर्फ कच्चे के डाकू ओपन हुए हैं, जब पक्के के डाकू ओपन हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। पक्के के डाकुओं को आप सबको पता है, मैंने कुछ बात की तो वीडियो डाला आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी, ये अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, द बास्केट में इंक्लूड आइटम्स ऑफ गुड्स। तो ये क्या है, कौन कौन सी हैं जी, क्लोथिंग,
हाउसिंग, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल केयर। ठीक है जी। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल केयर ये आपको सर्विसेज में आ गया जी आपके पास। और इससे पीछे जो है वो क्या है जी, क्लोथिंग, हाउसिंग और फ्यूल, ये आपके पास किस में आ गया जी। अगर हाउसिंग देखा जाए तो ये भी किसी हद तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी होती है, जैसे कि सारे बाकी कंट्रीज़ में होती है। अब कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी चीफ ने बताया कि मेरे असासों की कुल मालियत जो है वो 29 लाख रुपीज़ है। ठीक है, उस इंडियन आर्मी चीफ से ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, 29 लाख रुपीज़ जो है वो उसने कहा जी कि मेरे कुल असासों की मालियत है, राइट। और नीचे अनवर मकसूद साहब का, अनवर मकसूद जो कराची वाले हैं, उन्होंने नीचे बताया, उन्होंने कहा ये बेचारा जो है हमारे डीएचए में 5 मरले का प्लॉट नहीं ले सकता। डीएचए किनका है? पक्के के डाकुओं का। यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे देखें, बस बात बहुत दूर ना निकल जाए, ये वायरल, ये लेक्चर अपलोड भी होने हैं, मरवा ना देना। अच्छा जी, ये देखें, सीपीआई यूज टू कैलकुलेट द परचेजिंग पावर और कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ कंसर्न्ड ग्रुप ऑफ पीपल। सीपीआई किसके लिए यूज किया जाता है जी? ये जानने के लिए कि परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स क्या है जी, परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स। आप देखिए परचेजिंग पावर क्या होती है जी, परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स। अगर आपकी पॉकेट में 50 रुपीज़ हैं तो आप ये एक मारकर परचेज कर सकते हैं, और अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं तो आप कितने मारकर परचेज कर सकते हैं? 20 मारकर परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है जी, आपके 1000 रुपीज़ की परचेजिंग पावर। समझ आ रही? परचेजिंग पावर किस तरह से फाइंड आउट की जाती है जी बेटे? अगर यहाँ पे देखें ना जी, मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास 50 रुपीज़ हैं तो आप ये एक मारकर परचेज कर सकते हैं, वो 50 रुपीज़ की परचेजिंग पावर है। और अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं तो आप ऐसे 20 मारकर परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा, सीपीआई यूज टू कैलकुलेट द परचेजिंग पावर और कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द कंसर्न ग्रुप ऑफ पीपल्स और क्लास। इट कैन आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये क्या है जी, कि आप सीपीआई के मदद से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पीरियड जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है जी? ये वाला इसको अंडरलाइन कर लें, ये तीनों पॉइंट्स को। एक तो परचेजिंग पावर, और एक क्या है जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, और थर्ड क्या है जी आपके पास, पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम लोग जैसे ही टॉपिक करेंगे ना जी, जैसे ही हम लोग अभी सीपीआई का टॉपिक करेंगे तो आपको इसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लाइन में बात की गई थी कि सीपीआई मेजर्स द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। बाकी जो लाइन है वो तो एक्स्ट्रा है कि परचेज बाय अ टिपिकल अर्बन फैमिली एट अ पॉइंट इन टाइम एज कंपेयर टू द बेस ईयर, तो वो तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि बात यही है कि आपके पास एक कंज्यूमर बास्केट है, मार्केट बास्केट है, और उसकी प्राइस जो है वो बेस ईयर में क्या थी और करंट ईयर में क्या है। आपने ये चीज़ स्टडी करनी है। अगर करंट ईयर में उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो वहाँ पे क्या आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, और अगर करंट ईयर में उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो गई है तो वहाँ पे क्या आ रही है जी, डिफ्लेशन आ रही है। अब देखें, एक ही घर में 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है ना जी, 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे हैं, राइट। अब देखें जी, अब वो एक साल के अंदर जो 2023 में वो जितनी क्वांटिटी यूज़ करते हैं हर एक प्रोडक्ट की, सेम क्वांटिटी वो 2024 में परचेज़ कर रहे हैं। वही क्वांटिटी जो उन्होंने 2023 में परचेज़ की थी, वही क्वांटिटी जो है वो 2024 में परचेज़ कर रहे हैं। अगर 2024 में उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है। और अगर 2024 में उसकी प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ रही है जी, डिफ्लेशन आ रही है। ठीक है जी। अब देखें जी, सीपीआई हमारे पास यहाँ पे, और सीपीआई के जो मेन 2 मेथड्स हैं ना जी सीपीआई को कंप्यूट करने के लिए, वो यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं पूछता। सिर्फ आपके सिलेबस में एक बात पूछी जाती है, सीपीआई फॉर सिंगल आइटम। अब मैं आपको मेन 2 टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे लिख तो देता हूँ, लेकिन वो आपके आई कैप जो है
उसके बारे में कभी नहीं पूछता। यहाँ पे क्या है जी, एक आ गया एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, अच्छा इसको जरा देखें तो ये बिल्कुल बिल्कुल लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है। क्या है? लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स को जब सीपीआई में देखें तो उसका नेम सिर्फ चेंज हो जाता है, और नेम क्या आ जाता है जी? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। यही फार्मूला पढ़ा था आपने लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का, यही इसका फार्मूला है। अब दोबारा से मुझे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। क्लियर है जी? इसलिए वो सीपीआई के अंदर ये टॉपिक नहीं पूछता, क्योंकि उसने वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर ये लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर आपसे पूछ लिया। ठीक है, इसलिए आई क्या अपने इस टॉपिक के अंदर सीपीआई वाले टॉपिक के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड है जी हाउस होल्ड बजट मेथड। हाउस होल्ड बजट मेथड भी कहते हैं और इसको फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं। जब मैंने लिखा था ना वेटेड इंडेक्स नंबर, तो वेटेड इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स बनाई थी मैंने। एक था वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर और एक था वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है बेटे। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर जो हमारे पास लेस्पियर था ना, वो यहाँ पे आ गया, यानी कि है दोनों लेस्पियर ही। ये लेस्पियर किसका है जी? वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का ये लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर है। ओके जी, अब वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर में जो हमारे पास लेस्पियर है वो कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये दोनों फार्मूले ही आपने नहीं करने, ये एवं ही मैं लिख रहा हूँ, ज़रा सा हिंट आपको मिल जाए, ज़रा सा आप इसके बारे में भी जान लें। मुश्किल टास्क नहीं है, मैं फार्मूला आपके सामने लिख दूँ, आप खुद भी उसको कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपने लेस्पियर, पाशिस और फिशर को कंप्यूट करना सीख लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, ये इसका है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, किसमें जी? वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। इस टॉपिक के अंदर जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है वो बेटे आपके पास ये होता है पी नॉट एन समीशन आई डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू। अब आई का फार्मूला भी आपको पता है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, और डब्ल्यू का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी नॉट और क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। जब आपने डब्ल्यू का कॉलम बनाना होगा तो आप क्या करेंगे जी? बेस ईयर प्राइस को बेस ईयर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और जब आपने आई का कॉलम बनाना होगा तो करंट ईयर प्राइस को बेस ईयर प्राइस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे। जब आपके पास आई और डब्ल्यू का कॉलम आ जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई डब्ल्यू का कॉलम बन जाएगा। क्लियर है जी? लेकिन ये दोनों टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बताए मैंने किस लिए हैं? क्योंकि बेटे यही 2 टॉपिक मेन है सीपीआई के। लेकिन आई कैप जो है वो इसको एक अलग स्टाइल में पूछ रहा है। वो क्या कहता है जी कि आप जितनी भी आपके पास कमोडिटीज़ है ना, आप उनको जब एक बास्केट के अंदर रख देंगे ना, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? सिंगल आइटम बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी? सिंगल आइटम बन जाएगी। तो आप उसके साथ इसको सॉल्व करके बताएं
तो यहाँ पे देखिएगा जी ज़रा, CPI फॉर सिंगल आइटम। अभी तक आपने जो इस लेक्चर में चीज़ें याद रखनी है वो क्या है जी, ये की पॉइंट्स, और की पॉइंट के बाद अब जो टॉपिक करवाने लगा हूँ ये वाला टॉपिक। क्लियर है जी। ये जो वहाँ पे लिखा है मैंने CPI के बारे में वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी पेपर में नहीं आएगा। सिर्फ एक बात होती बेटे दिल में कि अगर मेन टॉपिक चला ना जी, टीचर हूँ ना जी, तो मेरा भी दिल करता है कि अगर मैंने ये मेन टॉपिक लिखा ना तो मैं आपको एटलीस्ट ये नेम ज़रूर बता दूँ। कल को जब आपको ये पूरा टॉपिक करना पड़े तो आप कहें जी हमने तो जिससे CPI पढ़ा था उसने तो ये बताया ही कोई नहीं था। ठीक है जी। तो अगर थोड़ी सी भी हाव नो होगी तो आपको पता होगा हाँ ये वाले टॉपिक सर ने वहाँ पे बताए थे, लेकिन साथ ये कह दिया था कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ओके जी। CPI फॉर सिंगल आइटम। अब इसका फॉर्मूला देखिएगा क्या है जी, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट in the current year divided by cost of consumer basket in the base year multiply by 100। अब जो इसके बाद बात बताने वाला हूँ ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो टॉपिक है ना जी, ये पूरे का पूरा टॉपिक कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल प्राइस इंडेक्स में। क्या आपके पास क्या आगे जी, ये देखें करंट ईयर प्राइस PN डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आई कैप ने इस टॉपिक को, इतने बड़े टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट कर दिया है आपके सिलेबस के अंदर कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करना है, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और ये काम आप लोग सबसे पहले टॉपिक में कर चुके हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी हम लोग अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिएगा, अ हाउस होल्ड हैज़ फॉलोइंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, कंप्यूट CPI टेकिंग बेस ईयर एज 2009। किस ईयर को उसने बेस ईयर ले लिया, 2009 को उसने बेस ईयर ले लिया। अब यहाँ पे मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो देखिएगा आपके पास कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं, एग्स, मिल्क, ब्रेड, बटर, मीट, और ये आ गया जी ईयर 2009, 2010, 2011 और 2012। अब ये क्या है बेटे, इनकी प्राइस है। ये सारी की सारी जो कमोडिटीज़ आपने लिखी है ना जी, इनकी जो प्राइसेस है ना वो ईयर वाइज यहाँ पे लिख दी हैं कि इस आइटम की एग्स की जो प्राइस है वो 2009 में क्या थी, 2010 में क्या थी, 2011 में क्या थी और 2012 में क्या थी। क्लियर है जी। क्वांटिटी सेम है। अगर 12 एग्स यूज़ किए हैं तो 12 एग्स की जो प्राइस 2009 में थी वो यहाँ पे, 12 एग्स की प्राइस 2010 में यहाँ पे, 12 एग्स की प्राइस 2011 में यहाँ पे और 12 एग्स की प्राइस 2012 में। अब आपने यही चीज़ देखनी है कि बेस ईयर के साथ कंपेयर करके कि बेटे करंट ईयर में अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही हुई तो बेटे वहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन है, और अगर करंट ईयर में प्राइस उसकी डिक्रीज़ हो रही हुई तो वहाँ पे क्या है, डिफ्लेशन है। ओके जी। अब ज़रा मुझे ये प्राइसेस लिखवाते जाइएगा। यहाँ पे क्या है जी, कॉलम वाइज लिखवानी है, कॉलम वाइज 1.90। एक स्टूडेंट लिखवा, आप लिखवा दें बस
1.00, 0.90, 55, 1.20। सेकंड कॉलम में आ जाएं, 2.50, 1.50, 0.95, 0.60, 1.12 जी, 2.11, 1.10, 0.90, 0.65, 1.50। ओके, अब लास्ट कॉलम की तरफ आ जाएं तो लिखवाइएगा 2.00, 1.30, 0.90, 0.65, 1.60। अब देखिए बेटे, ये आपके पास डाटा है, लेकिन ये सारी की सारी जो कमोडिटीज़ हैं, ये अगर हम लोग एक बास्केट के अंदर रख दें तो बेटे फिर हम लोग इसकी प्राइसेस को क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे, तो वो पूरी प्राइस जो होगी वो किसकी होगी, कॉस्ट ऑफ बास्केट होगी। अब ये क्या है, कंज्यूमर बास्केट। कंज्यूमर बास्केट के अंदर कौन कौन सी गुड्स पड़ी हुई हैं, एग्स, मिल्क, ब्रेड, बटर और मीट। ये 5 आइटम जो हैं वो हमने एक छोटा सा सैंपल लिया है कि एक घर के अंदर ये भी तो यूज़ होती है ना जी। तो ये रफ सी वैल्यूज़ लेके हम लोग इस पूरे टॉपिक को समझना चाह रहे हैं कि देखें बेटे, यही जो 5 आइटम्स हैं ये 2009 में भी परचेज़ की गई, 2010 में भी, 11 में भी, 12 में भी, सेम क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन प्राइसेस के अंदर वेरिएशन आ रही है। तो जहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ कर रही है इन्फ्लेशन, जहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ कर रही है डिफ्लेशन। अच्छा जी, इनका ज़रा सम बताइएगा। 5.55, 6.67, 26, 6.45। ये बेटे ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। सम आ गया 2009 का 5.55, 2010 का 6.67, 2011 में कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट कितनी आ गई, 6.26, और 2012 में कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट कितनी आ गई, 6.45। ये कहीं डॉलर की बात कर रहा है, ठीक है जी, क्योंकि रुपीज़ के अंदर तो ये हालात हो नहीं सकते। अब इसके बाद आते हैं जी हम लोग अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ, जो कि क्या कर दिया गया जी, पूरे ईयर्स के अंदर जैसे ये 2009 में जो ये सारी आइटम थी इनको ऐड किया तो ये क्या वैल्यू बन गई, 5.55। अब ये 5 आइटम्स थी, 5 आइटम को एक टोकरी के अंदर रखा और वो टोकरी आपके पास क्या बन गई, सिंगल आइटम बन गई। क्या बन गई जी, सिंगल आइटम। अब यहां पे आप लिखेंगे ईयर, और ईयर आपके पास क्या है जी, 2009, 2010, 2011, 2012, और यहां पे क्या आ गई जी, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट या कंज्यूमर बास्केट। ठीक है जी, दोनों बातें सेम ही हैं, मार्केट बास्केट कह लें या कंज्यूमर बास्केट कह लें, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये कॉलम जो है बेसिकली ये किसका कॉलम है, आप समझ लें जी, ये क्या है जी, प्राइस का कॉलम है। तो डाटा का फॉर्मेट याद आ रहा है, कुछ ऐसा देखा हुआ है पहले कहीं जिसमें एक ही वेरिएबल इंक्लूड हो और प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना हो तो क्या होता है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर है जी। अब जरा यहाँ पे वैल्यूज भी लिख लेते हैं, तो वैल्यूज क्या आ गए, 5.55, 6.67, 6.26 और 6.45। ये देखें बेटे, इतने बड़े डाटे को हमने शॉर्ट करके इन 2 कॉलम्स के अंदर कर लिया। अब आपके पास क्या हुआ है जी, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। इधर देखें बच्चे व्हाइट बोर्ड की तरफ, सिर्फ एक वेरिएबल है आपके पास, और वो कौन सा है जी, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट। अब एक टोकरी के अंदर ये 5 आइटम्स पड़ी हुई थी, इनकी प्राइस 2009 में 5.55 थी, 2010 में 6.67, 2011 में 6.26 और 2012 में 6.45। क्लियर है जी। अब आते हैं जी हम लोग यहाँ पे सीपीआई कंप्यूट करने की तरफ। तो सीपीआई कंप्यूट करेंगे तो बच्चे फार्मूला हमारे पास क्या है, सीपीआई इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100।
अब बेस ईयर उसने किसको कहा है? 2009 को। तो अब आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को 2009 वाली वैल्यू पे डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस ईयर इंडेक्स हमेशा क्या होता है? 100 होता है। अब जब सेकंड वैल्यू पे आएंगे 6.67, इसको भी डिवाइड कर देंगे 5.55 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 120.18। अब देखें जी, यहाँ पे 6.26 डिवाइडेड बाय 5.55 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे क्या है जी? 112.79। अब देखिएगा यहाँ पे आ गया 6.45 और इसको डिवाइड कर देंगे 5.55 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया? 116.21। ठीक है जी। अब देखें बेटे, हम लोग सारी की सारी वैल्यूज़ को, सारी की सारी प्राइसेस को कंपेयर किस प्राइस के साथ कर रहे हैं? 2010 की प्राइस के साथ। किसके? सॉरी, 2009 की प्राइस के साथ। तो 2009 की प्राइस से बाकी तमाम प्राइसेस क्या हैं जी? ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सब में हमें यहाँ पे 20.18% इन्फ्लेशन, यहाँ पे 12.79% इन्फ्लेशन, यहाँ पे 16.21% इन्फ्लेशन। ये बेटे कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? 2009 के साथ। और अगर हमने ईयर टू ईयर देखनी होती कि जैसे 2009 और 2010 में देखें, इन 2 ईयर्स के अंदर कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो इसके बाद 2010 और 11 के दरमियान देखनी होती, 11 और 12 के दरमियान देखनी होती। तो ये हमें अगर 2 ईयर्स के दरमियान ये चीज़ स्टडी करनी है, तो फिर हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? नीचे रेट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टॉपिक पे जाना पड़ेगा, और वो टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। बेटे ये वाला जो CPI वाला टॉपिक था ना, ये सिर्फ एक नाम का ही टॉपिक था। बेसिकली ये कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट वाला टॉपिक ही है। आपने क्या करना है? ईयर वाइज सारी की सारी आइटम्स को ऐड कर लेना है, जो रिज़ल्ट आ जाए उनको आपने यूज़ कर लेना है। बस एक स्टेप ज़्यादा है कि आपने पहले इनका क्या करना है जी? सम करना है। जैसे ही सम हो जाए उसके बाद आपके पास ये क्या आ गया? सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया। क्लियर है जी? याद रहेगा? तो कोई मुश्किल तो नहीं है। 2 चीज़ें हैं आज के लेक्चर में याद रखने के लिए, एक की पॉइंट्स और उसके बाद CPI फॉर सिंगल आइटम। ओके, आपने ये दोनों चीज़ें रेडी करनी है। अल्लाह निगहबान।